नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस परिवार में जो है करियर विल का परिवार दोस्तों। और मेरे सभी भाइयों का मैं स्वागत करता हूं और मैं हूं विवेक अग्रवाल। और आज से हम मैथ्स की धमाकेदार शुरुआत करने जा रहे हैं मेरे साथियों। मुझे आपसे उम्मीद है कि आपने फर्स्ट वीडियो को जरूर देखा होगा। पहला वीडियो आप लोगों ने सभी ने देख लिया होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि आने वाले दिनों में हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, बिना आज आपका समय ज्यादा लिए हुए हम आपसे सीधा बेसिक्स ऑफ मैथ्स की बात करेंगे, क्योंकि बिना बेसिक्स ऑफ मैथ के, बिना एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के आप गणित में दोस्तों बार बार आगे बढ़ेंगे लेकिन बार बार गिरेंगे, बार बार आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम आज से बेसिक्स मैथ्स का सबसे पहले, जैसे मकान बनाते हैं तो दोस्तों सबसे पहले पिलर्स भरते हैं, तो वही पिलर्स हम लोग फिल करेंगे जल्दी से 1-2 दिन में। और 1-2 दिन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर हम टॉपिक बाय टॉपिक, जैसा मैंने आपको सिलेबस समझाया था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आप सभी भाइयों को, अपने दोस्तों को ये बात इन्फॉर्म कीजिएगा कि स्पेशल दिवाली ऑफर में आपका ये प्रीलिम्स का एसआई का बैच दोस्तों आपको मिलेगा सिर्फ 999 रुपीज में। लेकिन ये ऑफर आपको केवल 25 अक्टूबर तक ही वैलिड रहेगा मेरे प्यारे भाइयों। और हमारी शानदार टीम के साथ आप बेहतरीन 25 अक्टूबर शाम 7 बजे तक आप पूरी टीम के साथ बढ़िया बेहतरीन मस्त तरीके से पढ़ाई मेरे दोस्तों कर सकते हैं। तो आइए साथियों, बेसिक्स ऑफ मैथ्स में सबसे पहले हम किस बारे में बात करेंगे। सर, सबसे पहले गणित को पढ़ना शुरू करते हैं तो गणित को पढ़ना शुरू करते से ही हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है कि जो संख्याएं होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। क्योंकि हर सवाल में लिखा रहता है सर कि ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये अभाज्य संख्या है, ये भाज्य है, ये प्राइम है, ये कंपोजिट है। इस तरह के नाम आपको बार बार सुनने को मेरे भाई मिलेंगे। तो इन सभी नामों को, इन सभी बातों को आपको धीरे धीरे समझना है। 10 मिनट का समय लगेगा। हम संख्या एवं उसके टाइप्स को, नंबर एवं उसके टाइप्स को हम धीरे धीरे करके पूरा समझने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, पहली हेडिंग हो जाएगी हमारी संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार मेरे दोस्तों, ये हम आज फटाफट से सीखेंगे। टाइप ऑफ नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर्स, क्योंकि दोस्तों नंबर सिस्टम में हम इसको अलग से पढ़ेंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाई आपको बेसिक भाषा में आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो सर, दुनिया में जो संख्याएं हैं ना, दुनिया में जो नंबर्स हैं मेरे साथियों, उन्हें आप एक नंबर लाइन पे जनरली शो कर सकते हैं, जिसे हम नंबर लाइन बोलते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। जिस संख्या रेखा में आपने बचपन से देखा होगा, जैसे इस डायरेक्शन में पॉजिटिव जाती है ये इंफिनिटी तक, और दोस्तों इस डायरेक्शन में आपकी ये नंबर लाइन जाती है मेरे प्यारे भाई माइनस इंफिनिटी तक। कहां तक जाती है? माइनस इंफिनिटी तक। तो दोस्तों ये प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक का जो सफर है, इसी को नंबर लाइन कहते हैं, संख्या रेखा हम लोग कहते हैं। और इस पे लगभग दुनिया की हर संख्या को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है। आप एक एक करके देखेंगे कि नंबर्स में सारा कनेक्शन होता है एक दूसरे से। नाम से आप फैमिलियर हो जाएंगे। तो मेरे साथियों, जैसे यहां देखूं मैं तो 1 2 3 4 नजर आ रहा है। ये सब राइट में है, ये लेफ्ट में है। इनका बीच में एक मीडिएटर है जिसका नाम है भाई का जीरो, ये पार्टीशन कर रहा है। दोस्तों यहाँ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 7 6 8 6 9 6 6 4 6 3 सब कुछ होगा। तो दोस्तों दशमलव भी यहाँ है और सर पूर्णांक इंटीजर्स भी यहाँ है। इसी को नंबर लाइन कहते हैं। अब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के बीच में हर वो संख्या जो इस लाइन पर दर्शाई जा सकती है दोस्तों, उसे हम कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या हो गई मेरे दोस्तों? जिसको आप इस संख्या रेखा पर, इस नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। साथियों ये नंबर लाइन जो है, जो वास्तविक संख्या है, वो कहां से कहां तक चलेंगी? माइनस इंफिनिटी से मेरे भाई प्लस इंफिनिटी तक आपकी जो है वो चलेंगी। जैसे कि सर -5 क्या है? एक रियल नंबर। सर +6 क्या है? एक रियल नंबर। सर 7.2 क्या है? एक रियल नंबर। सर -16.8 क्या है? एक रियल नंबर। ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। तो भैया जो रियल नहीं है वो क्या नारियल होगा क्या? जो वास्तविक नहीं है वो क्या होगा? काल्पनिक। साथियों सर, दुनिया में कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जिनको हम यहां पर नहीं दर्शा सकते हैं, जिनको संख्या रेखा पर दर्शाना पॉसिबल नहीं है मेरे प्यारे भाई। जिन संख्याओं को दर्शाना पॉसिबल नहीं है, उन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। कौन से नंबर्स? इमेजिनरी नंबर्स या काल्पनिक संख्याएं। आपकी काल्पनिक संख्याएं आती हैं जब अंडर रूट के अंदर -1 आ जाए। 11th-12th में कुछ बच्चे पढ़ते भी हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं आप? आयोटा कहते हैं आप इसको। इसको बोलते हैं रियल नंबर्स। तो वो रियल नंबर्स दोस्तों इस नंबर लाइन पर होती ही नहीं है, उसके ऊपर नीचे कहीं भी हो, पर इस संख्या रेखा पर दर्शाना पॉसिबल नहीं है। तो माय डियर पेरेंट्स, एक ऐसा नंबर भी है इंटरेस्टिंग जो दोनों का मिक्सचर है सर।
दोनों का मिक्सचर है, इसीलिए मामला हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, और इसीलिए हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं साथियों। यह है सम्मिश्र संख्या। कैसी संख्या? सम्मिश्र संख्या उसको आप कहते हैं, जो थोड़ी सी रियल है और थोड़ी सी दोस्तों नारियल है। जैसे आपने देखा सर, ये 3 जो है वो तो रियल पार्ट है, और प्लस के बाद जो लिखा हुआ है वो कैसा है? इमेजिनरी पार्ट है। ये वास्तविक है और ये काल्पनिक है, तो ये थोड़ी सी रियल थोड़ी सी इमेजिनरी, इसलिए मामला कैसा है? कॉम्प्लेक्स। वो हो गई आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपको नंबर सिस्टम में देखने को मिल सकती है, बट दोस्तों कई बार सवाल की लैंग्वेज में लिया जाता है इस तरीके से कि ऑल रियल नंबर्स, जहां ये सभी वास्तविक संख्याओं को निरूपित कर रहे हैं। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब मेरे भाइयों, यहीं से आपका पूरा बाइफर्गेशन शुरू हो जाता है संख्याओं से। साथियों, रियल नंबर में आपको 2 तरह की संख्याएं दिखेंगी। सर, इस संख्या रेखा पर हमें कुछ पूर्णांक नजर आ रहे हैं। आप सवाल पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा इंटीजर्स लिखा रहता है, पूर्णांक। सर, आपने सवाल पढ़े होंगे तो आपको दशमलव नाम का शब्द आपको बहुत बार नजर आता है। सर, दशमलव को हम बोलते हैं डेसिमल। माय डियर एस्पिरेंट्स, इसी संख्या रेखा पर कुछ आपको पूरे पूरे अंक दिख रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। ये है पूरे अंक, इन्हें बोलते हैं पूर्णांक। और जो बीच बीच में फंसे हुए हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ये है डेसिमल। तो दोनों ही नंबर लाइन पर है। तो संख्या रेखा 2 पार्ट्स में बट गई सर। एक है पूर्णांक इंटीजर्स, इनकी समझ होना बहुत जरूरी है। सर, इंटीजर्स भी 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। दोस्तों, जो +1, +2, +3, +4 आप देख रहे हैं इंफिनिटी तक, ये धनात्मक पूर्णांक। सर, 3 तरह के। एक है ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स, -1, -2, -3, माइनस इंफिनिटी तक मेरे दोस्तों। और सर, एक है बॉर्डर जीरो। जीरो भी दोस्तों एक कैटेगरी है, शून्य भी एक कैटेगरी है। ये ना ही पॉजिटिव है, ना ही क्या है पॉजिटिव, और ना ही ये क्या है दोस्तों नेगेटिव है। मतलब जीरो कहाँ है मेरे भाई? सेंटर में रहेगा। ना तो ये पॉजिटिव है, ना तो ये नेगेटिव है, ये तो एकदम सेंटर में है सर। इसी को आप जीरो कहते हैं, इसी को आप शून्य कहते हैं। तो इंटीजर आपके पूर्णांक आपके 3 कैटेगरी में बट गए। शून्य के दाईं तरफ वाले धनात्मक पूर्णांक, शून्य के बाईं तरफ वाले लेफ्ट वाले नेगेटिव इंटीजर्स, और सेंटर वाला जीरो। अब सर डेसिमल्स आएंगे बीच में। तो सर, डेसिमल हमने जिंदगी में 2 टाइप के बचपन में पढ़े थे। ऐसा अब आप इतनी बात छेड़ रहे हो तो हमको याद आ रहा है। सर, डेसिमल 2 टाइप के कौन से पढ़े थे बच्चों ने? सर, एक आपने पढ़ा था जो आपके मन की तरह क्या था दोस्तों? शांत, जिसको आप बच्चे बोलते हैं इंग्लिश वाले टर्मिनेटिंग बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। सर, ये शांत दशमलव क्या है? जैसे कि 2.4 एक शांत दशमलव है, 0.68 एक शांत दशमलव है, 0.7 एक शांत दशमलव है। और इन सभी शांत दशमलवों को दशमलव हटाकर दोस्तों जीरो लाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 24/10 को हम 12/5 लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो PYQ का रूप ले रहा है। और जो संख्या PYQ का रूप ले लेती है, जैसे 0.68 है, इसमें दशमलव हटा के हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, तो ये PYQ का अंश बटे हर का रूप ले रहा है। सर, यहां भी आप दशमलव हटा के जीरो बढ़ा सकते हैं, तो ये भी अंश बटे हर का रूप ले रहा है। तो ये सारे भाई हमारे कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं बच्चों? PYQ के रूप में। और जो भी संख्या PYQ का रूप लेती है मेरे भाई, उसी को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। सर, अब कुछ समझ में आई बात। परिमेय संख्या को बोलते हैं रैशनल नंबर। तो सर, इसका मतलब ये होता है क्या कि जो सभी शांत दशमलव, जो सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, वो तो रैशनल नंबर है सर। बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। तो शांत दशमलव का एक नाम तो डेसिमल है ही, पर वो रैशनल नंबर भी है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। आपकी ये समझ बढ़ेगी, इससे आपकी सवालों की पढ़ने की समझ बढ़ेगी, इससे आपकी क्वेश्चन की भाषा समझने की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है दोस्तों। नहीं तो बच्चे सवाल पढ़ के बोलते हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा इसमें करना क्या है। तो वो समझ आपकी खुलेगी इन बातों से। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। अब सर, कुछ लोगों का मन शांत नहीं रहता, तो वो कैसा मन है? अशांत। तो दशमलव भी अशांत होगा, जिसको बोलेंगे दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि दोस्तों ये कई वाले दशमलव जो है वो शांत नहीं होते। तो अशांत दशमलव भी 2 तरह के होते हैं सर। एक जिसमें रैकरिंग होता है, रैकरिंग। एक होता है दोस्तों जिसमें पुनरावृत्ति होती है। आपने बचपन में पढ़ा था ना पुनरावृत्ति, अभी सब समझा देता हूं धीरे धीरे। और एक होता है मेरे भाई नॉन रैकरिंग। कैसा होता है? एक नॉन रैकरिंग, जिसमें आप लिखेंगे पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्या लिखेंगे? पुनरावृत्ति नहीं होती है मेरे दोस्तों। सर, जिसमें पुनरावृत्ति हो रही है, जो रैकरिंग है मेरे प्यारे भाई, जिसमें पुनरावृत्ति आपकी हो रही है, जैसे कि सर 0.333333 इस तरीके से चलता जाता है। जैसे
दोस्तों 3 4 3 4 3 4 ये चलता जाता है सर, जैसे कि 0.3 फिर 7 7 7 7, तो दोस्तों ये 7 रिपीट हो रहा है। तो सर हमने बचपन में सीखा था, हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया था, ऐसे याद आती जाती हैं चीजें मेरे भाई आपको। सर हमारे मार साहब ने सिखाया था कि इसको हम 0.3 पे बार लिखते हैं, और मैं आपको गणित में आगे पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम में कि जितने अंकों पे बार होता है दोस्तों, दशमलव हट जाता है, जितनी बार बार होता है उतनी बार 9 आता है। तो देखो इसने भी काय का रूप ले लिया, पी बाई क्यू का। सर ये क्या है, 0.34 पे बार है, 0.34 पे बार है तो 2 बार बार है तो 2 बार ही क्या आएगा, 9 आएगा। सर यहां पर आप देखेंगे तो 0.37 पे बार है मेरे भाई, तो आप देखेंगे कि 37 में से 3 गया, जो बार नहीं है उसको माइनस करते हैं। अभी मेरा ध्यान आपको ये समझाने में है कि ये सभी आदमी लोगों ने, सभी भाइयों ने, आपने किसका रूप ले लिया भाई, पी बटे क्यू, पी बटे क्यू और पी बटे क्यू। इसकी टेक्निक क्या है वो नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, चिंता की बात नहीं है। तो मेरे दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि वो अशांत दशमलव, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसमें रिपीटेशन होता है, वो भी पी वाई क्यू का रूप लेता है। मतलब ये वाला भाई भी अपना रैशनल नंबर है, ये वाला भाई भी अपना परिमेय संख्या होती है दोस्तों। अंडरस्टूड हुआ आपको? सर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है, धीरे धीरे खोपड़ी में बात घुसना शुरू हो रही है। हर बात से सवाल आता है एग्जाम में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। साथियों अब कुछ में पुनरावृत्ति नहीं होती है, जैसे बचपन में मार साहब ने सिखाया था पॉइंट √2, तो बच्चे इसको 1.414 सॉल्व करते थे और उसके बाद थक जाते थे, उसके आगे उनसे सॉल्व होता नहीं था, उसके बाद उनको प्रॉब्लम आती थी। इस बात को आप समझ गए होंगे। या मेरे साथियों आपसे मैं कहूं √3, तो 1.732 और डैश 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 डैश, आपने देखा होगा 3 अंकों तक ही आप डेसिमल निकालते थे, उसके बाद उसको सॉल्व नहीं करते थे। ये बात भी आप धीरे से समझ ही पाए होंगे। और अगर मैं इसके आगे की बात करूं तो माय डियर एस्पिरेंट्स, √5, तो आप √5 की बात करेंगे तो 2.234, और इसको आगे भी सॉल्व करते चले जाते थे आप। लेकिन सर ये शांत नहीं होगा, ये रिपीट होता चला जाएगा। 4 1 4 6 2 5 5 6 8 2 5 0 4 9, मतलब एक पैटर्न नहीं बन रहा है, एक पैटर्न बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर पैटर्न बनता तो हम उसमें क्या लगा देते, बार। इसका मतलब ये हुआ सर कि इसमें पैटर्न नहीं बन रहा, ना ये जीवन में कभी शांत होगा। तो सर हमें यही पता नहीं चलेगा कि 1.414 को हम भिन्न में बदलने जाएं तो दशमलव हटा के 1 0 लगेगा, 2 लगेंगे, 3 लगेंगे, 4 लगेंगे, 5 की 1000। तो सर हमें पी बटे क्यू का रूप बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो ये पी बटे क्यू का रूप कोई भी नहीं ले पाएगा। इसलिए मेरे भाइयों ये सारे जो नंबर हैं ये कैसे हैं, अपरिमेय। कैसे हैं, अपरिमेय हैं, इर्रेशनल हैं। दीज आर इर्रेशनल नंबर। इन्हीं में एक और भाई है जिसका नाम है दोस्तों पाई। पाई का मान भी 3.14 और बहुत कुछ होता है। लेकिन साथियों पाई का मान 3.14 बहुत कुछ होता है, बच्चे बोलेंगे सर हमें तो हमारे गुरुदेव ने सिखाया था कि पाई का मान 22/7 होता है। सर पाई का मान 22/7 सिर्फ कैलकुलेशन की समझ के लिए होता है, आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए होता है कि आप पाई की वैल्यू 22/7 से कैलकुलेशन कर पाए, सवालों को सॉल्व कर पाए, अपनी इक्वेशंस में पुट कर पाए। अदरवाइज ये एक्चुअल मान नहीं है मेरे भाई। एक्चुअल मान तो 3.14 और कई अंकों तक होता है। एक व्यक्ति है जिनको 400 अंकों तक दोस्तों याद है परिमेय संख्या के, 400 अंकों तक इसके अंक याद है कि क्या क्या आएगा पाई का मान, ऐसा। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब साथियों आपको बेसिक समझ में आया। ये पूरी रियल नंबर 2 पार्ट में बट गई, एक इंटीजर पूर्णांक हो गए जो 3 पार्ट में बट गए और एक दशमलव हो गए। इसके अलावा रियल नंबर में और कोई नंबर नहीं होता। अब इन्हीं के अलग अलग नाम है, इन्हीं के अलग अलग रूप हैं, इन्हीं के अलग अलग नाम है। एक भाई ने आके बोला कि सर हम स्कूल में आए थे तो स्कूल में हमको जो नंबर सिखाए गए उनको हम प्रकृति में आए थे, इसलिए हमने उनका नाम क्या रख दिया दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। ऐसा है क्या भैया, स्कूल में आए थे आप तो प्राकृतिक संख्याएं सीखी थी आपने? सर ये प्राकृतिक संख्याएं मतलब मेरे दोस्तों नेचुरल नंबर्स। कैसे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। सर हम बचपन में जब स्कूल गए थे तो हमारे गुरुदेव ने हमें 1 2 3 4 सिखाया था। किसी भाई के मार साहब ने आपको दोस्तों 0 से तो नहीं सिखा दिया था। तो सर 1 2 3 4 ये सभी दोस्तों लगातार संख्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। इन्हीं का नाम पॉजिटिव इंटीजर है, इन्हीं का नाम धनात्मक पूर्णांक है, और यही क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो एक ही संख्या के ज्यादा नाम भी हो सकते हैं। तो साथियों उसके बाद आपने देखा प्राकृतिक संख्याओं में जब आपने एक 0 को भी शामिल कर लिया तो वो बन गया होल नंबर, जिसको आप कहते हैं कौन सी संख्या बन गई, ये मेरे प्यारे भाई पूर्ण संख्या बन गई। कौन सी संख्या बन गई, पूर्ण संख्या बन गई, होल नंबर बन गई मेरे दोस्तों। अब होल नंबर क्या है सर, इसी 1 2 3 4 में हम आर्यभट्ट साहब की इज्जत रखते हुए
जीरो को भी शामिल कर लें तो माय डियर एस्पिरेंट्स ये क्या बन गई, आपकी होल नंबर, पूर्ण संख्या बन गई, क्योंकि इसमें जीरो को भी आपने इंक्लूड कर लिया, शामिल कर लिया मेरे भाई। ठीक है सर, ये आपका होल नंबर बन गया। अब सर इसी में से दोस्तों एक संख्या बनती है जिसको बोलते हैं हमारे प्यारे भाई लोग सम संख्या। कौन सी संख्या मेरे दोस्तों, सम संख्या। सम संख्या को माय डियर एस्पिरेंट्स आप बोलते हैं इवन नंबर्स। सर ये सम संख्याएं कौन है, जैसे 2 4 6 8 मेरे भाई, ठीक है, ये सब क्या है, इवन नंबर्स हैं। सर यहीं से कुछ संख्याएं बनती हैं विषम संख्या, जिसको हम बोलते हैं साथियों ऑड नंबर्स। इसी में से 1 3 5 7 9 दो दो के गैप पे हैं दोस्तों, आप देखेंगे विषम संख्याएं। तो साथियों ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अब आपसे मैं पूछूं कि 3 कौन है, तो सर 3 एक पूर्णांक भी है, देखो कितने नाम है इसके, एक इंटीजर भी है सर, एक प्राइम नंबर भी है, अभाज्य संख्या जो मैं अभी बताऊंगा आपको। सर ये एक विषम संख्या भी है, और सर ये तो रियल नंबर भी है क्योंकि संख्या रेखा पर है। तो 3 एक्चुअल में क्या है, सबसे पहले संख्या रेखा पर है इसलिए रियल नंबर है। सर संख्या रेखा में 0 के दाईं तरफ है तो सर ये धनात्मक पूर्णांक है। सर बचपन में 1 2 3 में आता था तो 3 एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। सर 3 एक विषम संख्या है, कितने सारे नाम है, और 3 एक अभाज्य संख्या भी है। तो एक आदमी के कई सारे नाम होना पॉसिबल है मेरे भाई। ये बच्चों को कंफ्यूज करता है सवाल पढ़ने में, इसलिए मैं आपको दोस्तों 20 मिनट देकर पूरी बात को डिटेल में समझा रहा हूं, ताकि फ्यूचर में मैं कहीं सवाल में बोलूं कि कुछ लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो हमारा विद्यार्थी तुरंत समझ जाएगा कि प्राकृतिक संख्याएं लगातार हैं तो कहां से शुरू होंगी, 1 2 3 4 से शुरू होंगी, इस तरीके से ये मतलब है। ठीक है, मैं आशा करता हूं समझ में आया होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, जीरो भी क्या है, एक इवन नंबर है। आप सोच के देखना, जीरो को जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जीरो एक सम संख्या है। आप दुनिया की किसी भी संख्या में लास्ट में जीरो लगा दो तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, तो वो सम संख्या है। एक प्रूफ तो ये है। दूसरा प्रूफ ये है दोस्तों, सम संख्याएं दो दो के गैप पे चलती हैं, इवन नंबर, तो इसके जस्ट दो पहले कौन आएगा, जीरो। दूसरा प्रूफ ये है। और तीसरा प्रूफ ये है दोस्तों, एक सम संख्या में एक सम संख्या का जोड़ने पर एक सम संख्या आती है। इवन प्लस इवन इवन होता है, तो दोस्तों इवन प्लस इवन ही इवन आ सकता है। अगर जीरो ऑड हो जाएगा तो ये नियम फेल हो जाएगा मैथ्स का बेसिक नियम, इसीलिए भी जीरो क्या है, इवन नंबर है, एक सम संख्या है मेरे भाई। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अब साथियों कुछ और नंबर्स हैं। एक है मेरे भाई अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब है मेरे भाई प्राइम नंबर। कौन सा नंबर है सर, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। और सर एक है भाज्य संख्या, एक है मेरे भाई भाज्य संख्या, जिसको आप बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कौन सा नंबर सर, कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। एक है सर भाज्य संख्या, एक है अभाज्य संख्या। सर ये कॉम्पोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है। अब देखो, मैं एक शब्द बोलूंगा कि वे संख्याएं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, दो ही गुणनखंड होते हैं। तो दोस्तों हम तो ये मान के मैथ्स पढ़ते हैं कि हमारा हर भाई जिंदगी में पहली बार मैथ्स पढ़ रहा है। चलो जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, जिनको अच्छा स्कूल मिला या जिनका मैथ्स स्ट्रांग रहा है या जिनसे मैथ्स बनता आया है हमेशा से, उनका तो ठीक है। बट जिनको कंफ्यूजन है, जिनको दिक्कत आती है, या जो पहली बार कोशिश कर रहे हैं मैथ्स को पढ़ने की, उन लोगों का दोस्तों इसमें कोई कसूर नहीं है। तो क्या हमें सारी टर्मोलॉजीज क्लियर होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। इसीलिए साथियों हमें बेसिक को पढ़ना पड़ता है, ताकि आपकी समझ क्या हो जाए, धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो अभाज्य संख्या है, जो प्राइम नंबर है, इस संख्या के दो फैक्टर होते हैं, केवल और केवल, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। अब फैक्टर शब्द आया है तो मैं आपको थोड़ी देर में फैक्टर शब्द भी समझाता हूं। केवल दो गुणनखंड होते हैं दोस्तों इसके। सर जैसे कि मैंने बोला 3, अभी आप इतना समझो कि जैसे एक का भाग लगाऊंगा 3 में तो चला जाएगा दोस्तों, या मैं 3 का भाग 3 में लगाऊंगा तो भी चला जाएगा, और किसी का भी नहीं जाएगा। ना तो 4 का जाएगा, ना 2 का जाएगा, ना 5 का जाएगा। आप लगा के देख लीजिए कि आप 2 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर नहीं कर सकते। मतलब मेरे भाई इतना आपको समझना पड़ेगा कि सर यहां पर अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें 3 के, तो दो ही गुणनखंड हैं, एक 1 है और एक वो खुद है वो। तो ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर। जैसे दोस्तों 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 होगी क्या? जल्दी सोचिए अपने दिमाग में। सर ये 1 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, 4 से भी कटती है और 8 से भी। तो इसके तो 4 फैक्टर हैं सर, ये नहीं होती अभाज्य। ठीक है मेरे भाई, तो इसका मतलब ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं।
और दोस्तों प्राइम नंबर्स के केवल दो ही फैक्टर होते हैं। स्पेशल बात यह है कि दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है, दो एकमात्र ऐसी इवन नंबर है जो कैसी है, अभाज्य। बाकी सब दोस्तों विषम संख्याएं होती हैं, ऑड नंबर होती हैं, अभाज्य। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है सर अभाज्य संख्याओं के बारे में, सेकंड बात, कि सर दुनिया में 3, 5 और 7 ही ऐसी प्राइम नंबर है लगातार जो समांतर श्रेणी में है, जो दो दो के गैप में है। समांतर श्रेणी मतलब गैप सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बाकी सब में अनइवन गैप दिखेगा दोस्तों। जैसे 7 के बाद 9 आ जाएगा, 9 के बाद दोस्तों 13, 7 के बाद जैसे 11 आ जाएगा, 11 के बाद 13। देखो कभी 4 का गैप हो गया, कभी 2 का, कम ज्यादा गैप होगा। तीन ही ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं और कैसे हैं दोस्तों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है मेरे भाई। इतना भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये दो फैक्ट याद रखेंगे। अब सर भाज्य संख्या कौन है, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड है, किससे, दो से ज्यादा फैक्टर है। दो से ज्यादा क्या है मेरे भाई, फैक्टर है, और गुणनखंड है, वही है भाज्य संख्या, वही है मेरे दोस्तों कंपोजिट नंबर। जैसे कि 8 है, 8 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी। जैसे सर 6 है, 6 को देख के बच्चों को लगता है सर 2 और 3 से ही कटता है। मेरे भाई 1 का भाग भी जाता है 6 में और 6 का भी जाता है। तो इसके भी 4 फैक्टर है, इसके भी 4, 4 से ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, 2 नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा रहना चाहिए। तो सर 1 क्या है, 1, सर 1 में तो सर 1 का ही डिवाइड जाता है। अब आपने बोला चलिए दो फैक्टर है तो प्राइम है, 2 से ज्यादा है तो कंपोजिट है, भाज्य भाज्य। लेकिन सर 2 से कम वाला क्या करे, फिर ये कहां जाए, तो ये कहीं कहीं नहीं जाएगा दोस्तों। ये एक जो है वो भाज्य भी नहीं है, ना तो ये भाज्य है, और मेरे भाइयों ये अभाज्य भी नहीं है, ना तो ये प्राइम है ना तो ये कंपोजिट है, ठीक है। ना तो ये प्राइम है ना तो ये कंपोजिट है, दोनों ही नहीं होता। तो सर दुनिया में एक संख्या ऐसी भी है, ऐसे सवाल आते हैं दोस्तों, आप उठा के देखिए पेपर, इस तरीके के नंबर सिस्टम में और बेसिक में सवाल आपसे हमेशा पूछे जाते रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे साथियों नंबर्स का बाइफर्केशन कैसे होता है, संख्याओं का बाइफर्केशन कैसे होता है, मैं आशा करता हूं आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया। एक लास्ट बात और सीखिए, एक टाइप और होता है जिसको बोलते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं, सह अभाज्य, जिसको मेरे भाई बोलते हैं कैसे नंबर, को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर क्या होती है मेरे साथियों, को प्राइम नंबर होती है, जैसे मान लीजिए 6 और 13 है, आप 6 को 6 एकम 6 लिखेंगे और 13 को 13 वन जा 30 लिखेंगे, 13 लिखेंगे। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक कॉमन है। एक कॉमन है कि हाईजेस्ट कॉमन है, हाईजेस्ट कॉमन है और हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर है। तो वे संख्याएं जिनका HCF, जिनमें हाईजेस्ट एक ही कॉमन लिया जा सके, वन ही कॉमन लिया जा सके, उन्हीं को बोलते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। इसको भी आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर आपका नंबर्स का बाइफर्केशन खत्म होता है। शॉर्ट में यदि मैं बात करूं तो आपने ये सीखा, जो संख्या नंबर लाइन पर आ सकती है वो सब वास्तविक है, रियल है दोस्तों। जो नहीं आ सकती वो इमेजिनरी है, जो काल्पनिक है। दोनों के मिक्सचर से बनती है एक कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्तों, सम्मिश्र संख्या। जैसे संख्याएं कितने प्रकार की हैं मेरे भाई, रियल है, एक तो रियल है और एक क्या है, इमेजिनरी है दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे, चलिए पूरा लिखते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख ही लेते हैं। कुछ संख्याएं बनेंगी सर रियल नंबर, वास्तविक। कुछ कैसी बनेंगी दोस्तों, इमेजिनरी बनेंगी, इमेजिनरी। मेरे साथियों रियल और इमेजिनरी के मिक्सचर से जो नंबर बनेगा वो कैसा बनेगा, कॉम्प्लेक्स। कैसा बनेगा मेरे भाई, ऊपर लिख देते हैं, चलिए कैसा बनेगा, कॉम्प्लेक्स। इन दोनों के मिक्सचर से क्या बनेगा दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। रियल नंबर हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक इंटीजर जिसको आप क्या कहेंगे, पूर्णांक, और दोस्तों एक हो जाएगा दशमलव जिसको आप कहेंगे डेसिमल, ठीक है। दोस्तों इंटीजर आपके हो जाएंगे तीन कैटेगरी में, कौन कौन से, एक धनात्मक पूर्णांक, एक नेगेटिव इंटीजर्स और एक हो जाएगा जीरो। सर दशमलव आपका फिर से दो कैटेगरी में बटेगा, एक टर्मिनेटिंग शांत और दोस्तों एक नॉन टर्मिनेटिंग जिसका नाम क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। साथियों ये शांत दशमलव एक रैशनल नंबर होगा, इसी शांत दशमलव को हम रैशनल नंबर या परिमेय संख्या बोलेंगे। अशांत दशमलव दो कैटेगरी में बटेगा दोस्तों, एक जिसमें रैकरिंग होगा, जिसमें पुनरावृत्ति होगी, वो भी क्या होगा, परिमेय। एक जिसमें रैकरिंग नहीं होगा वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा दोस्तों, वो होगा अपरिमेय। होगा कि नहीं होगा, इसमें नॉन रैकरिंग NR मतलब पुनरावृत्ति नहीं होती है। साथियों फिर इन्हीं रियल नंबर्स को, इन्हीं पूर्णांकों को अलग अलग नाम से आप जानोगे, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4, जैसे मेरे दोस्तों होल नंबर्स, जीरो से, होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं दोस्तों, 0 1 2 3 4,
ठीक है मेरे भाई। और मेरे भाई यहीं पर आप देखोगे सम संख्याएं इवन, यहीं पर आप देखोगे विषम संख्याएं, यहीं पर मेरे दोस्तों अभाज्य संख्याएं, और यहीं पर मेरे भाई आपको मिलेंगी भाज्य संख्याएं। तो ये पूरा बाइफर्गेशन आपका मोटा मोटा संख्याओं का हो जाता है। इसमें एक नंबर और लिख लीजिए जिसका नाम है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या होती है दोस्तों? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कैसा नंबर मेरे भाई? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, सीधा सवाल पूछ चुका है एग्जामिनर कि एक ऐसा नंबर जैसे कि 28 है, उसके सभी गुणनखंड फैक्टर्स, मतलब 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 7 से कटता है, 14 से कटता है और 28। जैसे 6 है, 6 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है और 6 से भी आप भाग लगा के देख लीजिए कट जाएगा। तो सर एक ऐसी संख्या जिसका खुद के अलावा सभी फैक्टरों का सम, सारे गुणनखंडों का योग, वो संख्या खुद ही आ जाए। आप जोड़ के देखिए 14 और 7 21, 25 और 3 28, 28। सर 3 और 2 5 और 1 6, वो खुद ही आ जाए। उसी नंबर का नाम है मेरे प्यारे भाई, क्या नाम है बताओ, क्या नाम है? उसी नंबर का नाम है दोस्तों संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। तो नंबर्स का बेसिक बाइफर्गेशन मैंने बता दिया, क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगी संख्याओं की, नाम पढ़ेंगे, जरूरत पड़ेगी, तो आपका एक बेसिक का पिलर दोस्तों मजबूत हो गया आज से नंबर्स को पहचानने का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड, मेरे विद्यार्थियों को सर कैलकुलेशन में दिक्कत आती है बहुत ज्यादा। तो सर आज से हम एक स्क्वायर और एक क्यूब याद करना स्टार्ट करेंगे। जैसे 21 का स्क्वायर है दोस्तों 441। बोलेंगे आप मेरे साथ, जहां भी आप बैठे हैं, आप जहां भी ऑनलाइन जिस भी कोने में इंडिया के बैठे हैं, मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में बैठे हैं, तो मेरे दोस्तों आपको बोलना है, बोलिए 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर 441। और मेरे भाई हम 6 का क्यूब, मैंने आपसे कहा था ना रोज एक स्क्वायर और एक क्यूब याद करेंगे। 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216, बोलिए 6 का क्यूब 216। साथियों इसके बाद हम लोग अब कैलकुलेशन के कुछ पार्ट्स पे बात करेंगे। बच्चों को सर ये समझ नहीं आता कि ये संख्या 2 से डिवाइड होगी कि 4 से डिवाइड होगी कि 8 से डिवाइड होगी कि 3 से होगी कि 9 से होगी कि 5 से कटेगी कि 11 से कटेगी। हमें जजमेंट ही नहीं लग पाता, तो हम डिवाइड कैसे करें संख्या को? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात भी आपको समझना जरूरी है मेरे भाई। तो हम कुछ विभाज्यता के नियम सीखेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स। काय के नियम सीखेंगे? विभाज्यता के नियम सीखेंगे हम लोग, जिसको आप कहते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ये आपके हैं विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो मेरे भाई रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? सर मैं आपसे कहूं कि आधे से ज्यादा रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी तो आपको पहले से ही आते हैं, बस पता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं किसी भी बच्चे से पूछ लूं कि सर 3000 की एक शर्ट है, उस पर 20% ऑफ चल रहा है, 20% ऑफ, तो आप बोलेंगे कितने रुपए ऑफ होगा? एक सेकंड में आंसर दे दोगे 600 रुपए। भले आपको ये नहीं पता कि परसेंटेज क्या होता है, निकलता कैसे, पर हर व्यक्ति 600 रुपए ऑफ करवा लेगा। कोई ऐसा तो नहीं होगा जिसने 3000 की शर्ट पे 20% ऑफ देखा हो और उसको 2980 रुपए दे के आ गया हो। इतना मूर्ख तो कोई नहीं होता दोस्तों। क्यों? फिर परसेंटेज कैसे कैलकुलेट हो जाती है? वो ऐसे कैलकुलेट हो जाती है क्योंकि आपको बेसिक समझ है, आपका दिमाग बेसिक चीजों में अच्छा है। बात केवल इतनी है कि प्रैक्टिकली हमें बचपन से बताया गया कि मैथ्स एक पता नहीं कौन सा वंडर ऑफ साइंस है, कौन सा विज्ञान का नया चमत्कार है जो बड़ा टफ है। हो सकता है स्कूल में जो गुरुजी थे उनके पास बच्चों का लोड ज्यादा था, तो एक एक बच्चे में कहाँ दिमाग खपाएं, सैलरी कम है, संसाधन कम थे दोस्तों, तो शायद एक बच्चे को डांट के भगा देना ज्यादा उचित रहेगा, ज्यादा सही रहेगा कि भागो यहाँ से, तुमको नहीं आ पाएगा, है कि नहीं? तो इस बच्चे से दिमाग में सेट हो गई उस स्टूडेंट के बाद कि मैथ्स बड़ा टफ है, या मुझ में भाई कोई बड़ा सॉफ्टवेयर की कमी है, या मेरा रैम कम है, मुझे अपना रैम बढ़वाना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा। हर एस्पिरेंट्स, हर बंदा, हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट, चाहे वो मेल फीमेल कुछ भी हो, जिसने कभी ना पढ़ा हो, अगर एक बार सही से उसको गाइड कर दिया जाए, तो दोस्तों मैंने अपनी जर्नी में देखा है कि अच्छे अच्छे ऐसे खतरनाक स्टूडेंट जिन जो बिल्कुल कसम खा के बैठे थे कि हमसे ना हो पाएगा, वो भी मैथ सीख जाते हैं। लेकिन मेहनत, कंसिस्टेंसी, मैं आपसे भी कहता हूं कंसिस्टेंट रहना आप मेरे साथ। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो विभाज्यता के नियम। चलिए बच्चों एक बात बताइए, क्या ये संख्या 2 से कटेगी? आप बोलेंगे सर क्यों नहीं कटेगी, कटना पड़ेगा, गणित आए चाहे ना आए, पर इतना हमें आता है, इतना मूर्ख ना समझे। सर मुझे बताइए अब कटेगी 2 से? बच्चे बोलेंगे सर फिर से कटेगी। अब कटेगी? तो आप बोलेंगे सर अब नहीं कटेगी। मैं बोलूं मेरे भाई अब कटेगी, तो आप बोलेंगे अब नहीं कटेगी सर। मेरे दोस्तों अब कटेगी, अब आप तुरंत मुंडी हिला दोगे यस,
अब कटेगी मेरे भाई, आप बोलेंगे यस सर अब डिवाइड होगी। तो आप यस कब कह रहे हैं और नो कब कह रहे हैं, कुछ अंदाजा लगा? आपके दिमाग की नजर यहां है, इसको बोलते हैं सर इकाई का अंक। कौन सा अंक बोलते हैं? इकाई का अंक, जिसको मेरे भाई आप कहते हैं यूनिट डिजिट। कौन सा डिजिट? यूनिट डिजिट। सर इकाई का अंक यदि आपने काट दिया 2 से, और इकाई का अंक 2 से कब कटेगा? जब वो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा या 0 होगा। सर ये तो इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं, अभी पढ़ के आए हैं, इसीलिए पहले हमने वो पढ़ा कि सर अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर, इकाई के अंक पर कैसी संख्या हो, सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो वो पूरा का पूरा नंबर काय से डिवाइड हो जाता है? 2 से डिवाइड हो जाता है। तो सर 2 के यूनिट, 2 का जो रूल बना विभाज्यता का, उसमें केवल किसका रोल है? यूनिट डिजिट का, इकाई के अंक का मेरे भाई। सही है। मेरे विद्यार्थी कहेंगे सर फिर 4 का रूल क्या है? मैं आपको इसकी एक सिंपल ट्रिक बताता हूं मेरे साथियों। 4 में एक बार 2 है कि 2 बार 2 है? सर 4 में है 2 बार 2। तो सर 4 में यदि 2 बार 2 है, तो आप लास्ट का एक डिजिट मत लीजिए, लास्ट के कितने डिजिट देख लीजिए दोस्तों, लास्ट के 2 डिजिट मेरे भाई आप लोग देख लें, तो आपको पता लगेगा कि यदि किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट किससे कट जाते हैं? 4 से, 4 से डिवाइड होते हैं, तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होता है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 16764332। अब आपको इसको 4 से काटना है, तो साथियों पूरा भाग लगाने का समय नहीं है, सिर्फ 32 पे गौर करिए। क्या ये 4 से डिवाइड होता है 8 बार? हाँ जी। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से, 4 से 4 से डिवाइड हो जाएगी, सिंपल। तो सर फिर तो ये तो इंटरेस्टिंग बात है। फिर तो सर 8 का रूल आप ये कहना चाहते हो कि ये 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 है। तो साथियों 8 के रूल में आप ये कहना चाहते हैं कि इसका मतलब सर ये लास्ट के कितने डिजिट देखे जाएंगे इसमें? इसमें लास्ट के फिर 3 डिजिट देख लीजिए आप। बिल्कुल सही है, मैं ऐसा ही कह रहा हूं भाई। तो आपने 5 मिनट में 3 रूल समझ लिए। सर 16 में कितने? 4 डिजिट देख लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। पर जरूरत नहीं पड़ती, आज तक नहीं पड़ी। इतने साल हो गए एसएससी पढ़ाते हुए, स्टेट की परीक्षाएं और एसएससी पढ़ाते हुए, रेलवे पढ़ाते हुए। और दोस्तों मुझे एक आध बार कभी बहुत सालों में जरूरत पड़ी है, इसलिए हम उतना सीखते हैं जो मोर देन सफिशियंट है। और हमें पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए मैथ्स नहीं पढ़ना है, एग्जाम निकालना है मेरे भाई, एग्जाम। है ना, पंडित तो बहुत घूमते रहते हैं कोचिंग के बाहर, आपने देखा होगा, विद्वान लोग, गणित के विद्वान, हिस्ट्री के विद्वान, ज्योग्राफी के विद्वान। पर दोस्तों सिलेक्ट नहीं होते वो। सिलेक्ट कौन होता है? जो दोस्तों जिसका लक्ष्य एग्जाम ओरिएंटेड होता है, जो बैलेंस बनाता है सब्जेक्ट्स में, टाइम मैनेज करता है जो अच्छे से। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब और आगे की कहानी को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब आगे की कहानी में क्या कहा जा रहा है आपसे? सर अब 2 रूल और मिलेंगे आपको, एक 3 का रूल चाहिए और एक 9 का। सर 3 और 9 का रूल सिंपल है, सम ऑफ डिजिट्स। कौन सा रूल है सर? सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स है मेरे भाई, सम ऑफ डिजिट्स, जिसको हमारे दोस्तों ने कहा अंकों का योग। क्या कहा साथियों? अंकों का योग। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 9 से डिवाइड हो जाए तो वो 9 से डिवाइड हो जाता है मेरे भाई। सर क्या मतलब इस बात का, कवि कहना क्या चाहता है? जैसे भाई पहले तो क्या ना करें गणित में, गणित की हत्या कैसे होती है। अब बच्चे ने 2 का रूल पढ़ लिया, इकाई का अंक 2 से कट जाता है, तो यहां भी देख लिया, बोले इकाई का अंक 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाएगी। सर आपने ही तो पढ़ाया था। भाई साहब मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया था, ठीक है, और ना दुनिया के किसी टीचर ने ऐसा पढ़ाया है आपको। हम आपको ये समझा रहे हैं कि वो बात केवल 2 तक ही थी, क्या ना पढ़े गणित में ये भी तो सीखना जरूरी है। जैसे एक नंबर है 321, साथियों ये संख्या 3 से डिवाइड होती है क्या? उसके लिए मुझे इसके अंकों को जोड़ना पड़ेगा, तो 3 + 2 + 1 करिए, और डिवाइड बाय कितना करेंगे मेरे दोस्तों? 3 से चेक करना है तो 3 से, 3 और 2 5 और 1 6, 6। क्या 6 3 से डिवाइड हो गया? सर 3 का पूरा भाग लग गया इसमें, तो ये संख्या गारंटी है कि 3 से कटेगी ही कटेगी, डिवाइड होगी ही होगी। जैसे सर मैंने आपसे एक संख्या कही 711, क्या ये संख्या 9 से डिवाइड होती है? तो सर 9 से डिवाइड करना है तो आप केवल इतना चेक कर लो, इसके अंकों का योग, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? हाँ जी सर हो रहा है। तो ये पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा मेरे दोस्तों? 9 से डिवाइड होगा, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा मतलब है। अंडरस्टूड है ये बात? मैं आशा करूंगा समझ गए होगे। अब बच्चे बोलेंगे सर जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से कटेगी क्या? अरे भैया 9 में तो 2 बार 3 है, तो जो पिताजी से दोस्ती है जिसकी, उसके बच्चे से तो दोस्तों हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात मेरे भाई नहीं है। इतना समझ में आया? तो सर हमारे 2 4 8 और 3 और 9 के रूल तैयार हो गए। सर अब एक आदमी वेट कर रहा है हमारा, जिसका नाम है 5। तो मैं बोलूंगा भाई ये बालक है, बालक, ये खिलौना है, खिलौना। जैसे कि सर 150, क्या ये 5 से कटता है? हाँ जी सर। क्या ये 5 से कटता है? ना जी सर। मेरे दोस्तों क्या ये 5 से कटेगी? ना जी सर। क्या ये मेरे भाई 5 से डिवाइड होगी? हाँ जी सर।
क्या ये 5 से डिवाइड होगी? हाँ जी सर। तो बच्चों की नजर वापस कहाँ पहुंच गई? यूनिट डिजिट पर। तो सर 5 का रूल ये कहता है कि जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट जो है इकाई का जो अंक है, वो क्या होना चाहिए? या तो 0 या तो 5। 0 और 5 होगा तो नंबर भी 5 से डिवाइड होगा मेरे भाई। सर अब आगे कौन बचा? सर आगे मेरे दोस्तों बचा 6, 6। 6 बहुत गरीब बालक है दोस्तों, जो 2 और 3 से कटेगा वही 6 से कटेगा। सर जो 2 से कटेगा मतलब जिसका कौन सा डिजिट? सर उसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। और मेरे साथियों 3 से कटना मतलब क्या? सम ऑफ डिजिट्स, मतलब अंकों का योग, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स, है कि नहीं? तो सर जिस संख्या में ये दोनों रूल फॉलो हो जाएंगे वही 6 से डिवाइड हो जाएगी। साथियों तो आपने कौन कौन से रूल सीख लिए? सर 2 का सीख लिया, 3 का सीख लिया, 4 का सीख लिया, 5 का सीख लिया, 6 का सीख लिया, 7 रह गया सर, 8 का सीख लिया, 9 का सीख लिया, 10 तो बहुत कठिन है मेरे भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं। 10 20 30 40 जिसमें 0 होगा वो 10 से कटेगा। और दोस्तों 11 बचा है। तो माय डियर एस्पिरेंट 7 और 11 का रूल बचा है, और एक और हम 13 का रूल भी सीखेंगे क्योंकि इसकी जरूरत भी हमें पड़ रही है। ठीक है, आपको मेरे भाई इनके छोटे छोटे नोट्स बनाते जाने हैं, और आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट्स को रोटेट करके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स मैथ्स पढ़ रहे हैं दिन भर, कि गणित एक सामाजिक बुराई है, आओ इसे पढ़ के खत्म करें। या किसी को अंग्रेजी से प्यार हो गया तो दिन भर इंग्लिश पढ़ रहा है, या किसी को साइंस अच्छा लगता है तो साइंस ही साइंस पढ़े जा रहा है। ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन। सिलेक्शन होगा सारे सब्जेक्ट्स में बैलेंस बनाने से। अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पता करो, अपने वीक सब्जेक्ट्स मालूम करो, और दोस्तों स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में रिवीजन करिए और वीक सब्जेक्ट्स को पढ़िए, तब दोनों तरफ से आपका सिलेक्शन दोस्तों श्योर होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? चलो मेरे भाई, सर अब 7 का रूल सिखाइए। हमने एक संख्या लिखी सर 343। मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये 7 से कटती है क्या। दोस्तों आपको 21 का स्क्वायर याद हो गया? बोलिए जल्दी कितना है, बोलिए जल्दी से। 441, 441। साथियों 6 का क्यूब बोलिए जल्दी से कितना है? 216, 216। इतना आपको समझना है मेरे भाई, ठीक है? सर अगर हमें 7 से संख्या को चेक करना है तो सर इसका इकाई का अंक का डबल करो, यूनिट डिजिट का डबल। 3 का डबल 6 हो गया, यूनिट डिजिट का रोल हो गया मेरे भाई खत्म। 3 का डबल 6 हो गया, यूनिट डिजिट का रोल खत्म हो गया। तो 34 में से 6 गए तो कितना बचेगा? 28। माइनस कर दिया, अब इसका कोई रोल नहीं है। अब इसका डबल माइनस होगा बची हुई संख्या में से 28। साथियों क्या ये 7 से डिवाइड होता है? हाँ जी सर होता है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी काय से डिवाइड होगी? 7। अरे सर क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा खोपड़ी में बात नहीं घुसी, कुछ और तरीका है क्या? एक बार और रिपीट कर सकते हो क्या? सर हमने आपसे कहा कि क्यों नहीं करेंगे मेरे भाइयों के लिए। सर हमने एक संख्या को चेक करने की कोशिश की कि ये 7 से कटती है क्या। तो सर 5 का डबल क्या होगा? 10। इसको हटा दो मेरे भाई। 283 में से 10 गया तो कितना आएगा? 273। सर ये 273 को भी आप दोबारा भी रिपीट कर सकते हो। अब यूनिट डिजिट कौन है? 3। 3 का डबल 6। सर इसको भी हटा दो। 27 में से 6 गए तो कितना आएगा? 21। और भी रिपीट कर सकते हो दोस्तों, कहीं पर भी चेक करोगे 7 से, यहां भी कटेगा। 7 से काट लीजिए, 7 या 21, 7 9 में 63, 7 3 जा 7 9 जा। तो माय डियर एस्पिरेंट्स आपको इतना समझ में आना चाहिए कि गुरुदेव हम इस बात को समझ रहे हैं कि हम इकाई के अंक को डबल करने पर, माइनस करने पर जो रिजल्ट आता है वो यदि 7 से डिवाइड हो जाए तो संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी मेरे भाई, ऐसा मतलब। सर अब 11 का रूल क्या है? सर 11 का रूल, रूल ऑफ 11, 11 का रूल। सर रूल ऑफ 11 क्या है? देखिए दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, बच्चों को कई बार जल्दी रहती है कि सर परसेंटेज कब पढ़ेंगे, हम रेशो कब पढ़ेंगे। साथियों हमेशा बैसाखी लेके चलने का कोई सेंस नहीं है। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि परसेंटेज पढ़ना शुरू कर दें और परसेंटेज में बेसिक चीजों में दिक्कत आ रही है, गलतियां हो रही हैं। अब क्या होगा, जब आप सवाल पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग इतनी सॉलिड रहेगी, समझ इतनी गहरी रहेगी कि आपको प्रश्न पूरा समझ में आएगा। और जब क्वेश्चन पूरा समझ आएगा तभी आंसर बनाने लायक होगे, और आंसर बनाते समय बेसिक क्लियर होंगे तभी सही सही आंसर निकालोगे, और सही सही आंसर निकलेगा तभी सही आंसर टिक होगा, तभी नंबर आएंगे और तभी सिलेक्शन होगा। तो फाउंडेशन पिलर बनाना दोस्तों बहुत जरूरी है। नहीं तो बार बार आप पूछोगे सर ये फ्रैक्शन कहाँ से आ गया, सर ये क्या होता है, सर नेचुरल नंबर क्या होता है, तो ये सब डाउट आपके कभी नहीं आएंगे। ये डाउट आपके पहले ही क्लियर हो जाएंगे, तो हमारी बाद में जो पढ़ने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी अपने आप। सही है, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो सर हम 11 का रूल चेक करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी आपके सामने, मान लीजिए ये संख्या लिखी, सपोज कीजिए, मुझे देखना है ये पूरी 11 से कटती है क्या। तो सर हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, राइट टू लेफ्ट, ऐसे झूला कूद कूद के, कूद कूद के, कूद कूद के और कूद कूद के, एक एक अंक छोड़ छोड़ के, और इन सबको आपस में करेंगे प्लस। सर 1 और 1 2 और 6 8 और 2 10, 10।
मेरे साथियों। फिर हम जंप ले लेके दोबारा चलेंगे। बचा कौन? ये तीनों लोग बच गए, इनको भी जोड़ लो आप। 6 और 2 8 और 2 10। और मेरे भाई इनका डिफरेंस, अभी आपको यही नहीं पता है कि डिफरेंस और घटाने में क्या अंतर है। दोस्तों 10 माइनस 6 सोच के देखो, और 6 माइनस 10, इसका रिजल्ट 4 आएगा, इसका रिजल्ट -4। लेकिन अगर मैंने 10 डिफरेंस 6 लिखा और 6 डिफरेंस 10, तो दोनों का अंतर आंसर दोस्तों 4 ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। ये डिफरेंस चिड़िया का नाम है, ये माइनस घटाना होता है। अच्छे अच्छे पढ़ने वालों को नहीं पता, और लैंग्वेज में लिखा रहता है कि डिफरेंस शब्द का मतलब क्या होता है, इसीलिए तो आंसर समझ में नहीं आता। आपकी गलती नहीं है दोस्तों, गलती है कि आपको भाषा का ज्ञान, आपको एक्चुअल में बेसिक कंसेप्ट क्लियर आपके नहीं है, ये आपकी मिस्टेक है और कुछ नहीं। एक सेकेंड रुकिएगा जरा। तो ये भी अपन सीखेंगे, टेंशन नहीं लेने का, सब ठीक हो जाएगा मेरे भाई। तो अभी कितना समझो, आपकी डिफरेंस या तो 0 आ जाए, कभी कभी 11 आएगा, या 11 का कोई पहाड़ आएगा। जैसे कि मेरे दोस्तों आपने देखा 924, हमें देखना है कि ये 11 से कटती है क्या। तो मेरे विद्यार्थी बोलेंगे सर 9 और 4 13, अब 2 तो अकेला है, तो अकेला ही माइनस कर दो। कितना आया डिफरेंस? 11। देखो 0 आ जाए तो भी, 11 आ जाए तो भी। आप लगा के देख लो, इसमें 11 का डिवाइड, इसमें भी लगा के देख लो, नंबर 11 से डिवाइड होगा मेरे भाई, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो सारे रूल्स को समराइज करूं, अगर मैं सारे विभाज्यता के नियम को समराइज करूं, तो 2 का रूल क्या है मेरे दोस्तों? यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। 4 का रूल क्या है दोस्तों? लास्ट के 2 अंक। 8 का रूल क्या है मेरे भाई? लास्ट के 3 अंक। मेरे दोस्तों 3 और 9 का, 3 और 9 का जो रूल है वो अंकों का योग है, सम ऑफ डिजिट्स। सर 5 का रूल क्या है? इकाई के अंक पर 0 और 5। सर 6 का रूल क्या है? जो 2 और 3 से डिवाइड हो जाए। और सर एक बात और समझते हैं, सर 7 का रूल क्या है? 7 का रूल क्या है? तो 7 के रूल में दोस्तों इकाई के अंक का कितना करने पर? डबल करने पर और माइनस करने पर। सर 11 का रूल क्या है? अल्टरनेट डिजिट्स, और अल्टरनेट डिजिट्स इनके सम का डिफरेंस मेरे दोस्तों 0 आ जाए या 11 आ जाए, उसका कोई पहाड़। अब सर आप एक रूल और बता रहे थे, कंबाइंड रूल ऑफ 7 11 और 13, तो सर वो और सीख लीजिए। सर कंबाइंड रूल ऑफ 7 11 13, 7 11 और 13 का संयुक्त विभाज्यता का नियम भी आपको मेरे भाइयों पता होना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है सर, अगर जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी, लेटेस्ट से मैंने एक संख्या लिखी, और मुझे देखना है कि ये 7 से कटती है कि 11 से कटती है। दोस्तों ये हम सीख रहे हैं, ठीक है, ये एक संख्या है। साथियों एक और संख्या लिख रहा हूं, जैसे कि मुझे देखना है कि ये संख्या 7 11 13 में से, भाई 7 का रूल फॉलो कर गया तो 7 से कटेगी, 11 का फॉलो हो गया तो 11 से, और 13 का फॉलो हो गया तो 13 से, और तीनों का फॉलो हो गया तो तीनों से, 2 का फॉलो हो गया तो 2 से। सिंपल सी बात है भाई। जैसे 6 है, 6 है, 6 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से नहीं, तो भैया 6 संख्या जो है वो दोनों से कटती है, तो जरूरी है क्या कि वो 2 से कटे तो 3 से ना कटे? एक साथ 2 रूल भी फॉलो हो सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आपको ये कंबाइंड रूल में, ये कंबाइंड रूल कहता है कि अगर आप चेक करना चाहते हो कि एक संख्या 7 से कट रही है, 11 से या 13 से, तो आपको राइट टू लेफ्ट 3 3 के जोड़े बनाने हैं। जैसे 652 दोस्तों, एक जोड़ा बन गया, अब एक जोड़ा बन गया 972। अब मेरे दोस्तों एक जोड़ा बनाने के लिए आपके पास संख्या नहीं है 3, तो एक जोड़ा आपने ये बना दिया। इसमें भी हम वही चीज करेंगे सर, 3 का एक पेयर, 3 का एक पेयर, इसमें जोड़ा बनाने के लिए नहीं है तो इसमें 2 जीरो मन से लगा दिए। सर इसमें 3 का एक पेयर मेरे भाई, 3 का एक पेयर, और इसमें है 3 का एक पेयर। अब अल्टरनेट डिजिट्स को जैसे 11 में जोड़ते थे, अल्टरनेट पेयर्स को जोड़ेंगे मेरे दोस्तों। तो 652 में दोस्तों 21 जुड़ेगा, कितना? 21, तो 2 और 1 3, 5 और 2 7 होगा, और यहाँ पे होगा 6। और दोस्तों ये बीच वाला, इसके लिए कोई है ही नहीं, तो इस पेयर में से डायरेक्ट माइनस कर देंगे हम ये टोटल। अगर कोई और होता तो उन दोनों को प्लस करते फिर माइनस करते। 12 में से 3 गया तो 9, 16 में से 7 गए तो 9, 8 में से 6 गए तो 2। आप दोस्तों अगर नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है वो 13 से कट रहा है, तो ये पूरा 13 से डिवाइड होगा। सर यहां पर चेक करिए, यहां पर मेरे भाइयों चेक करिए, सर 835 और 3 838, 838। अब इसके लिए कुछ नहीं है तो इसको हम 432 लिख देंगे, तो इसको 406 लिखेंगे। मेरे साथियों आप देखें ये 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35, 7 8 56, तो साथियों ये पूरी संख्या भी 7 से कटेगी। और सर ये 11 से देखना 222 और 266,
दोस्तों 2 और 6 8, 2 और 6 8 और 2 और 2 4, और 224 के लिए कोई नहीं है तो इसको माइनस करेंगे। तो माय डियर एस्पिरेंट 4 बचा, 6 बचा और 2। आप देख लो ये 11 से कट रहा है, 11 2 और 11 4। तो ये 11 में भी अप्लाई हो रहा है, ये दोस्तों 7 में भी अप्लाई हो रहा है और ये 13 में भी एक साथ अप्लाई हो रहा है। तो ये कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता का नियम है। इससे आपकी स्किल्स बढ़ती हैं मेरे भाई, इससे आपकी पढ़ने की, समझने की, गणित को बनाने की अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद। चलो भाई जल्दी से रिपीट करिए। क्या आपको 21 का स्क्वायर याद हुआ सर? सर याद हो गया, आप तो करा के ही मानोगे क्या याद? बिल्कुल करा के मानेंगे मेरे भाई। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 21 का स्क्वायर 441, 441। क्या बोलते हो, सब सही जा रहा है? जिंदगी ठीक चल रही है? मजा आ रहा है? बोले सर मजा तो आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। अब मेरे भाई आपको अगली बात समझाते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात जो हमें गणित पढ़ने के लिए जरूरी है सर, उसका नाम है फ्रैक्शन। सर इसके बिना तो मेरा जिंदगी अधूरी है। आप फ्रैक्शन को देख के हमेशा बोलिए कि तुम्हारे बिना कट नहीं रहे ये दिन, और तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है। और समझ जाओ, समझदार हो तो, कि क्या अभी भी 3 शब्द कहना जरूरी है। साथियों ये बात, ये आशिकी, ये प्रेम हमें गणित से दिखाना है थोड़े समय, जब तक हमें अपना लक्ष्य नहीं मिल जाता, अपना गोल नहीं मिल जाता मेरे भाई। तो आपको मैं यदि बात करूं फ्रैक्शन की, तो सर फ्रैक्शन हमने ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, पर हम ये जानते हैं कि इसको भिन्न कहते हैं। सर हम इसको भी भिन्न कहते हैं, सर हम इसको भी भिन्न कहते थे। बचपन में मार साहब जबरदस्ती लठ मार मार के पढ़ाते थे, तब आपको बताया था कि इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, मिश्र भिन्न हम लोग कहते हैं। सर लेकिन क्या हम इसको भिन्न कहते हैं क्या? अब बच्चे तुरंत बोलेंगे इसको तो हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अभी पढ़ के आए हो, पूरा अंक है। सर क्या मैं इसके बटे में 1 लगा सकता हूं? दोस्तों सबसे पहले तो ये सीखो, दुनिया की किसी भी संख्या की पावर 1 होती है, चिन्ह प्लस होता है और डिवाइड में 1 होता है। ऐसा हर नंबर के लिए होता है, हर एक संख्या के लिए। पावर 1 दोस्तों, चिन्ह प्लस और डिवाइड में 1 होता है, ठीक है। तो सर इसके बटे में भी 1 लगा सकते हैं, लेकिन सर क्या ये भिन्न है क्या? तो बच्चे यहां पर मना कर देंगे, सर ये भिन्न नहीं है। गुरुदेव ने हमें इतना तो पढ़ाया था कि सर ये इन्फिनिटी हो जाता है किसी भी संख्या के डिवाइड में 0 आ जाए तो, ऐसा। तो मेरे प्यारे भाइयों, इनमें से आपने इसको डिजाइन को पसंद किया, इसको पसंद किया, इसको पसंद किया, इसको पसंद किया, इसको मना कर दिया। इनमें ऐसी क्या खास बात है? सर इनमें एक डिजाइन है जो है अंश बटे हर। सर ये सभी अंश बटे हर मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का रूप ले रही हैं। ये सभी पी वाई क्यू का रूप ले रही हैं, और हमने मना इसलिए किया क्योंकि क्यू बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, बस। तो एक ऐसी संख्या जो अंश बटे हर का या पी वाई क्यू का रूप ले ले पर क्यू 0 के बराबर ना होता हो, उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न कहते हैं मेरे दोस्तों। कहते हैं कि नहीं कहते बताओ? बच्चे बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल सच बात है ये, बिल्कुल फैक्ट बात है। अब मेरे भाई ये फ्रैक्शन जो है, ये जो भिन्न है मेरे दोस्तों, ये जो फ्रैक्शन है आपकी, ये भिन्न अलग अलग कैटेगरीज में बढ़ती है। हमने बोला सर कैसी कैटेगरी में? सर ये आप 2/3 को देख पा रहे हैं, सर आप ये 2/3 को देख पा रहे हैं। मेरे भाइयों मैंने लिखा है तो मैं तो देख ही पा रहा हूं, पर क्या मेरे प्यारे विद्यार्थी देख पा रहे हैं? हाँ जी सर देख पा रहे हैं। सर यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है दोस्तों जहां पर अंश बड़ा होता है, जैसे कि मैं आपको लिखूं। एक होती है कौन सी भिन्न दोस्तों? सम भिन्न। सम भिन्न, सम भिन्न का एक और नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या नाम है दोस्तों? प्रॉपर फ्रैक्शन। सर सम भिन्न का एक और नाम है उचित भिन्न। कौन सी भिन्न मेरे भाई? उचित भिन्न, ठीक है मेरे दोस्त। ऐसे ही मेरे दोस्तों एक और भिन्न का टाइप होता है जिसको आप बोलते हैं विषम भिन्न। कौन सी भिन्न बोलते हैं प्रिय विद्यार्थियों? विषम भिन्न, जिसको हमारे डियर एस्पिरेंट्स बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन दोस्तों? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दोस्तों इसी को हम बोलते हैं अनुचित भिन्न। कौन सा भिन्न बोलते हैं? अनुचित भिन्न हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, जो उचित भिन्न है वो होती है जिसमें अंश छोटा हर बड़ा, जहां न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अंश छोटा होता है और हर क्या होता है? बड़ा, उसी को हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे कि 3/7, जैसे कि दोस्तों 5/8, जैसे कि दोस्तों 11/12। इसमें अंश छोटा है हर बड़ा है। सर इसका उल्टा मतलब? सर जहां अंश बड़ा हर छोटा। सर जहां अंश बड़ा हर छोटा, तो सर जहां न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, जहां अंश बड़ा होगा दोस्तों और हर छोटा हो, जिधर 2 नौक आती है वो बड़ा होता है, जिधर 1 नौक आती है वो छोटा होता है, उसे बोलते हैं दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। लेकिन सर छाती में ठंड अभी भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि कलेजे में ठंड जब पड़ेगी जब आप ये बताएंगे कि 3 का भाग तो 7 में गुरुदेव ने बचपन में देना सिखाया था, 3 2 6, और शेषफल 1 बचेगा और डिवाइड में 3 आएगा,
तो सर हम इसको 2/1/3 पढ़ते थे और अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले ऐसी एक संख्या लिखी भी थी। तो सर इसका चक्कर क्या है, कारण क्या है? कारण मेरे भाई ये है कि ये जो 2/1/3 है, इसका एक नाम आ रहा है सर। इसको बचपन में शास्त्रों में हमने, जो गणित के शास्त्र थे जो हम भागते थे जिनसे, इनका नाम होता था सर, इसका एक नाम होता था। हमारे गुरुजी कहते थे इसको कि बेटा पढ़ लो नालायको, और पढ़ लोगे नहीं तो नहीं पढ़ोगे तो एक दिन फिर आपको विवेक सर से मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको फिर समझ में आ ही जाएगा। मिश्र भिन्न, जिसको हम क्या बोलते थे दोस्तों? मिक्स फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन मेरे भाई? मिक्स फ्रैक्शन। तो सर ये मिक्स क्यों है? क्योंकि इसमें सर दो तो ये है ही, और थोड़ा सा ज्यादा है, 1/3। सर ये दो तो है ही और 1/3, और मतलब प्लस, मतलब सर इसको 2/1/3 कह लो या 2+1/3 कह लो, बात सेम है दोस्तों। तो ये कुछ पूर्णांक है और कुछ फ्रैक्शन है, कुछ हिस्सा इंटीजर है, कुछ हिस्सा फ्रैक्शन है, इसलिए इसको मिश्र भिन्न कह रहे हैं, मिक्स फ्रैक्शन कह रहे हैं मेरे भाई। तो सर ये मिक्स फ्रैक्शन किसकी लड़की है? सर ये इसकी बड़ी पुत्री है जिनका नाम है विषम भिन्न, इसी से निकल के आती है एक मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। क्योंकि जब अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तभी बनेगी। न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। अब आगे समझते हैं सर। माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर हम आगे देखें, इसको हम सॉल्व करें तो इससे कुछ सीखो आप। जैसे कहीं लिखा है 3/4/7। अब भाई परसेंटेज आएगा तो आपको थोड़ी झलक दिख रही है, परसेंटेज में ये बार बार कूद कूद के आएंगे। 11/1/9, 16 2/3, ऐसी तरह के 14 2/7, या दोस्तों 9:1/11, ऐसे फ्रैक्शन आएंगे दोस्तों। तो हमारे प्रिय विद्यार्थी क्या बोलेंगे? सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 7×3 = 21 और 4 25, इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर से प्लस, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं घड़ी के हिसाब से। 21 और 4 25, ये आएगा सर 25/7। इसको हम बना देते हैं फ्रैक्शन। सर इसका एक मतलब और है कि यहाँ हम 3+4/7 भी लिखेंगे। तो सर कहीं कल को हमें 2+3/4 लिखा हुआ दिख जाए तो क्या हम इसको 2:3/4 कह सकते हैं? मैं बोलूंगा भाई खुशी से कहो, शौक से कहो, शान से कहो। तो ये है साथियों फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को भी समझने का, इस भिन्न को भी समझने का एक बार नजरिया आपको पता होना चाहिए। बच्चों को यहाँ 2/3/4, सर 2/3/4 में डिफरेंस नहीं पता है। सर 1/2/3, और मेरे भाइयों 1/2/3, इनमें डिफरेंस नहीं पता है मेरे भाई। इनको कैसे सुलटाया जाए, मैटर को कैसे खत्म किया जाए? तो सर अभी अभी आपने सिखाया कि भिन्न होती है P/Q, ये सीधी लाइन। सर ये आड़ी लाइन के ऊपर ये है इनका मेन पार्टीशन, भारत पाकिस्तान। इसके ऊपर एक संख्या की जगह एक पूरी की पूरी फ्रैक्शन रखी हुई है, तो इसके नीचे भी एक फ्रैक्शन ही होना चाहिए सर। तो 4 के नीचे 1 लगाऊंगा तो 4 दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया की किसी भी संख्या के नीचे 1 लगाने पे वो दिक्कत नहीं करता है। सर आपने अभी अभी बताया था कि 1 भी लगा होता है, पावर 1 होती है, और शून्य क्या होता है? प्लस। दोस्तों इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आने के बाद आपकी सवाल गलत नहीं होंगे, सिली मिस्टेक नहीं होगी, आप पेपर में बाहर नहीं हो सकते भाई, चाहे कोई भी आ जाए। साथियों अब आप बताइए कि आप बोलेंगे अब बाहर बाहर की संख्याओं का गुणा, 2 एकम 2 और 4 3 12, 4 3 12। साथियों 2 से कितनी बार कटेगा? 1/6। बताओ ये सम भिन्न की विषम, याद आया? अंश छोटा हर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, ये है सम भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। सर इसमें हम देखेंगे मेन पार्टीशन लाइन ये आड़ी वाली है, इस बार नीचे फ्रैक्शन है तो ऊपर इसको फ्रैक्शन बनाओ। पर सर इसके ऊपर 1 लगा दूंगा तो ये गुस्सा हो जाएगा, भैया 2 बैठा था उसमें 1 कहां से लगा दोगे आप? ये तो 1/2 हो गया। 2 बोलेगा यार ज्यादा से ज्यादा ये कर लो, मेरे बटे में 1 लगा लो, तो आप बोलेंगे हाँ ये ठीक लग रहा है। तो सर इसका मतलब हम इसको 2 को 2/1 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाहर बाहर की संख्याओं का गुणा 8 और अंदर अंदर की संख्याओं का गुणा मेरे। सर ये कौन सी भिन्न है? सोचते चलो अपने दिमाग में। अब मेन पार्टीशन ये है सर, इसके ऊपर फ्रैक्शन है तो इसके नीचे 1 लगा लो। सर 1 एकम 1 और 2 3 6, बाइलिंगुअल है ना, तो 1 एकम 1 बोलना पड़ेगा ना मेरे भाई। चलो अब इसमें देखेंगे, सर 1 है तो 1 के ऊपर 1 लगा लो या नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, ये आपका सॉर्टेड हो गया मसला। तो ऐसे मैथ्स पढ़ा जाता है भाई, इस तरीके से मैथ्स पढ़ोगे तो कैसे नहीं सीखोगे मुझे बताओ, क्यों नहीं सीखोगे? तो साथियों हमें बेसिक मैथ्स की जो जरूरत पड़ रही है उसकी बहुत सारी बातें हमने आज सीख ली हैं, कुछ बातें और रह गई हैं, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत ही सॉलिड तरीके से, बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से मैथ्स को मेरे साथ पढ़ेंगे, और इस यात्रा को हम बहुत खूबसूरत बनाएंगे। हर विद्यार्थी को समझ में आएगा, बस आपको रेगुलर मेरे साथ पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। और हमेशा ध्यान रखना है कि मेरे भाई कोई भी चीज़ एकदम से, एक झटके में, एक बार में पूरी समझ में आ जाए और पूरी की पूरी दिमाग में घुस जाए तो हम सुपर ह्यूमंस नहीं है मेरे दोस्तों, हम नॉर्मल इंसान हैं, नॉर्मल मानव हैं।
हमें रिपीटेशन, रिवीजन, प्रैक्टिस, डाउट सॉल्विंग इन सब की जरूरत पड़ती है, तब हम एक सफल जर्नी की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। इसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ आज के लिए मैं आपसे विदा लूंगा। आप देख रहे थे करियरविल परिवार में दोस्तों, विवेक अग्रवाल मेरा नाम है, मेरे साथ मैथ्स की शानदार क्लासेस। आज के बेसिक को अपने दिमाग में, जहन में उतार लेना, क्योंकि ये लास्ट क्लास जब तक मैथ्स की चलेगी तब तक इस क्लास का हर शब्द, हर बात आपके काम में आने वाली है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ रहे। नमस्कार।